Hello dear students. Students, we are going to study about vector form of Coulomb's law in electrostatics. Students, welcome in physics with Rahul Giri. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो ताकि हमारा रेगुलर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे. Students, in last lecture we have studied about Coulomb's law, dielectric constant, permittivity, so on. Today we have to study about vector form of Coulomb's law. Let's see. Consider the two charges Q1 and Q2 which are in rest with respect to each other at a distance r, at separation r. Let us consider both has same charge, either positive or negative. Charge Q2 applies a electric force on Q1 which is repulsive in nature. Therefore, we represent this force by this vector. Keeping Q1 as center, we draw a vector, arrow of which indicating away from the Q2, representing repulsive force, force of repulsive nature. तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 है, इसको लिखा जाएगा F12. वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ऊपर एरो लगाएंगे. इन द सेम वे वी कैन से दैट charge Q1 applies a repulsive force on Q2. Repulsive means the force away from Q1. So then we have to draw an arrow indicating away from the Q1. This force will be on Q2 due to Q1. Okay. The effect producing suffix is written in letter. And the charge which is feeling the effect, their suffix, its suffix will be premier. Students, देखिए, जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसका सफिक्स पहले होगा, जो अप्लाई कर रहा है उसका बाद में लिखा जाएगा. ठीक, आइए इसको हम यहां भी लिख देते हैं. हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए बेटा, हमने क्या किया है, सारी वैल्यूज को यहाँ लिखा है. F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. ओके. R21, अगर बेटा इसके ऊपर हम एरो लगा दें, क्या लगा दें, एरो, तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम Q1, मीन्स यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2. R12 रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1. जो फाइनल पोजीशन है उसका सफिक्स पहले, जो इनिशियल है या जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको बाद में यूज कर रहे हैं. ओके, ये सारी बातें. अब आइए फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, है ना. F12 की वैल्यू क्या होगी, F12 इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. वैल्यू तो बेटा यही होगी, नो डाउट, यू आर नोइंग इट क्लियरली. F12 मतलब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होगा. बट वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर या रिकॉल दैट इफ वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, then we get a unit vector in the direction of given vector. Vector is divided by its magnitude
gives unit vector. This implies that to obtain that vector we multiply magnitude with its unit vector. इसको लाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो वेक्टर हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वेक्टर हमको मिल जाता है। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसी मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसमें अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। हाँ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर फोर्स, तो हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 चाहिए, जो कि ये बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, R12 कैप। ओके बेटा, R12 कैप। अच्छा, जो सफिक्स यहां पे है वही सफिक्स यहां पे है। डायरेक्शन देख लो बेटा, R12 कैप की जो डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, F12 की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, मतलब सेम डायरेक्शन के दोनों वेक्टर, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, यानी हमको कोई भी संदेह इसमें अब कोई भी सस्पेंशन नहीं रहा, हमको ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ मिल गया। ठीक, ऐसे ही F21 के लिए अगर आप करना चाहेंगे, F21 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। भाई ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, बस दिक्कत क्या है, इसका डायरेक्शन राइट है। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 ड्यू टू Q1 फ्रॉम Q1 लेंगे, R21 कैप लेंगे। क्या लेंगे? R21 कैप। बस यही ध्यान देना है, जो सफिक्स यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, F21 R21 कैप। ओके बेटा, ये दोनों फोर्सेस का हमने वेक्टर फॉर्म लिख दिया, यही है दीज इक्वेशंस आर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ओके बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये दोनों। अब इन्हीं दोनों से एक बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट हम ले आ सकते हैं बेटा। क्या, जरा देखिएगा, R12 R21 दोनों यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हम ऐसे R12 R21 लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट अगर इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल दिखाने के लिए सामने माइनस लगाना पड़ेगा। R12 R21 both are unit vectors directed in opposite directions, therefore to equate them we have to use of negative sign। ओके, तो बेटा R12 इक्वल टू माइनस R21 होता है ऐसा, इसीलिए बेटा हम आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, हम R12 की जगह पे माइनस R21 लिखें तो क्या मिलेगा, मिलेगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² इंटू माइनस R21 कैप। माइनस R21 कैप, ये बेटा माइनस को लाके पहले मल्टीप्लाई कर दें, F12 वेक्टर इक्वल टू हो गया, माइनस को पहले कर लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² इंटू R21 कैप। बेटा जरा इस क्वांटिटी पे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ F21, दिस इंप्लाइज दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, माइनस ऑफ F21। तो बेटा यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, ये फोर्सेस F12 और F21 दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। Equality shows that they have same magnitude, negative sign shows that they have opposite directions. Means we can say that electrostatic force always exists in pair and obey action reaction law. Means
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी पहले पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो बेटा इसमें कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कूलॉम्स लॉ या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मीन्स दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। वो कभी भी सिंगल कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात है क्लियर? तो यहां से ये निष्कर्ष हमारा निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहां पर, तो ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बहुत सिंपली हम ये जान सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के एलोंग काम कर रहे हैं, अर्थात इन्हें हम सेंट्रल फोर्सेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। पहली बात तो कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस और फॉर द बॉडीज, फॉर द चार्ज बॉडीज द टोटल चार्ज ऑफ विच कैन बी कंसिडर्ड एज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। पूरी बॉडी का चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है ऐसा माना जा सके, या पॉइंट चार्ज हो, इन्हीं केसेस में कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो बेटा इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको कि ये कूलॉम, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के एलोंग काम करते हैं, इसलिए हम सेंट्रल फोर्सेस कह सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं दे आर सेंट्रल फोर्सेस। तीसरी बात क्या है बेटा, थर्ड, इसके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, आप 11th में पढ़े होंगे, है ना, कि ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा वर्क डन फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, है ना। तो यानी दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके बेटा, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्जेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू व्हिच चार्ज इज कैरीड। ओके, मतलब एक चार्ज को हमें यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ से सीधे लेकर आए, चाहे घुमा के, चाहे और घुमा के, कैसे भी लेकर आए, जो वर्क होगा, है ना, चार्ज Q0 को लाया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो वर्क होगा आप सोचोगे कि अलग अलग वर्क हुआ है, बट ऐसा नहीं है, ये तीनों वर्क इक्वल हैं, है ना, क्योंकि फॉलोड पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तीनों पाथ के रिस्पेक्ट में देखा जाए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए वर्क डन सेम रहेगा। तो इसीलिए इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये दोनों चार्जेज हैं, इनके बीच मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने का, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तीसरा चार्ज ला करके यहाँ रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच का फोर्स 100 से 90 या 110 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और अब भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लगता रहेगा। हालांकि ये जो तीसरा चार्ज आएगा ये भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा, दोनों पे फोर्स वो लगाएगा, है ना।
तो इस पर अब दो तरह का फोर्स लगेगा, एक इसका वाला 100 और एक इसका वाला 80 90 जो कुछ भी हो, माना कि 80 लगा रहा है, इस पर दो तरह का फोर्स लगेगा, एक इसका वाला 100, इसका वाला 80। लेकिन ध्यान देना बच्चों, इसके प्रेजेंस से इनके बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसे हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of presence or absence of other charges, near them। उनके आसपास दूसरे चार्ज प्रेजेंट रहें या एब्सेंट रहें, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, देज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि इसी पर बेस्ड होगा। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।